हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं NISM सीरीज़ 8 इक्विटी एंड डेरिवेटिव एग्ज़ाम का चैप्टर नंबर 8 लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें टॉपिक्स जो हमें पढ़ने हैं वो है सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, रेगुलेशंस इन ट्रेडिंग, रेगुलेशंस इन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, eligibility criteria for membership on derivative segment, standard operating procedure in the case of default by TM or CM, और लास्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP फॉर हैंडलिंग स्टॉक एक्सचेंज आउटेज। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें चैप्टर नंबर 8 लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में पढ़ने हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ये 1956 में बना हुआ था। ठीक है, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में बना हुआ था और सिंपल जानना है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब इस एक्ट का सिंपल काम था फ्रॉडलेंट को रोकना, मतलब फ्रॉड एक्टिविटीज़ वगैरह को रोकना। ये बस इस एक्ट का काम था। इस एक्ट का काम फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ को रोकना था। ठीक है, बस इतना ही याद रखना आपको, सिंपल एक लाइन में। ठीक है, उसके बाद बताया गया सिक्योरिटीज़। ठीक है, सिक्योरिटीज़ हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया हुआ है, लेकिन सिक्योरिटीज़ में क्या क्या आते हैं इस चैप्टर में हमें वो देखना है। ठीक है, तो सिक्योरिटीज़ में क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H के अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज़ में क्या क्या है ऐड है वो हमें देखना है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H। ठीक है, सबसे पहला है शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स, ये सारे सिक्योरिटीज़ में आएंगे। ठीक है, शेयर्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स एंड डिवेंचर्स, ये सारे सिक्योरिटीज़ में माने जाएंगे। दूसरा डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स और कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम होगी वो भी सिक्योरिटीज़ मानी जाएगी। ठीक है, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। क्योंकि इस चैप्टर में अभी टॉपिक ये चल रहा है सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। एक्ट बन गया सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, लेकिन सिक्योरिटीज़ क्या है वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना। इसलिए एक सेक्शन 2H बना जो कि सिक्योरिटीज़ में क्या क्या आएंगे वो बताता है। ठीक है, तीसरा आएगा सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटी रिसीट। रिसीट में जो जो भी मिलता है, ठीक है, रिसीट मिलता है हमें बैंक्स वगैरह में या फिर किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेके जो भी रिसीट मिलती है उसे हम सिक्योरिटी ही मानेंगे। ठीक है, रिसीट्स इन एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ठीक है, उसके बाद कोई भी स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV द्वारा इशू किए गए सर्टिफिकेट जो होते हैं, ठीक है, जो किसी डेप्ट या रिसीवेबल में इंटरेस्ट दिखाते हैं। ठीक है, एस पी वी स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, इसके थ्रू जो भी सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं जो किसी भी डेप्ट या रिसीवेबल में इंटरेस्ट दिखाते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो दिखा रहे हैं, तो वो भी एक तरह से सिक्योरिटीज ही माने जाएंगे। ये फोर्थ है। उसके बाद कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर की गई हो वो भी सिक्योरिटीज़ है। ठीक है,
तो ये सारे सिक्योरिटीज़ में आते हैं, और इसके लिए ही एक एक्ट बना है जिसको कहते हैं सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। इसका काम होता है कि ये सारे सिक्योरिटीज़ में किसी भी तरह की फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ को होने से रोकना। ठीक है, सिंपल था ये टॉपिक, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, इसमें एक नोट करने वाली बात है, ठीक है, कि कोई भी इंश्योरेंस जो कि यूपीआई से लिंक्ड हो, सिक्योरिटीज़ नहीं मानी जाती हैं। ठीक है, इंश्योरेंस लिंक्ड यूपीआई इज़ नॉट कंसिडर्ड एज सिक्योरिटीज़। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सारे सिक्योरिटीज़ है, लेकिन कोई भी इंश्योरेंस लिंक्ड यूपीआई जो कि इंश्योरेंस जो भी यूपीआई से लिंक्ड हो, वो सिक्योरिटीज़ कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अब हमें पढ़ना है सेक्शन 18A। ठीक है, इस सेक्शन के मुताबिक अगर डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर हो और सेटलमेंट एक्सचेंज के रूल के अकॉर्डिंग हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल और वैलिड माना जाएगा। ठीक है, ये बताता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट लीगल और वैलिड कब माना जाएगा। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लीगल तभी माना जाएगा जब उसका डेरिवेटिव की जो ट्रेडिंग हो रही है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर हो। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर उसका वो जो डेरिवेटिव है उसकी ट्रेडिंग हो। ठीक है, और कोई भी जो सेटलमेंट हो वो एक्सचेंज के रूल को फॉलो कर रहा हो। ठीक है, सॉरी, सेक्शन 18A में क्या है, वो बताएगा कोई कॉन्ट्रैक्ट लीगल और वैलिड कब माना जाता है। ठीक है, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लीगल तभी माना जाएगा जब उसका डेरिवेटिव की ट्रेडिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर होगी और कोई भी सेटलमेंट हो वो एक्सचेंज के रूल को फॉलो कर रहा होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल माना जाएगा। ठीक है, अब आता है सेबी एक्ट 1992। ठीक है, सेबी एक्ट 1992 में आया हुआ था। ठीक है, किस लिए आया था वो देखते हैं। ठीक है, पहला, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए, ताकि इन्वेस्टर सेफ रहे, कुछ फ्रॉडलेंट वगैरह ना हो, कुछ दिक्कतें ना आए इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, हर चीज़ स्मूथ हो। ठीक है, दूसरा था सिक्योरिटीज मार्केट में जो डेवलपमेंट हो रही है उसको प्रमोट करने के लिए। ठीक है, पहला था इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए किसी भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ से, दूसरा है सिक्योरिटी मार्केट में जो डेवलपमेंट हो रही है उसको प्रमोट करने के लिए। ठीक है, और तीसरा है सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कि प्रॉपर रूल्स हो, लोग रूल्स को फॉलो करें, ऐसा। ठीक है, मैं तो रो टेक्सटिंग टाइप के मैसेजेस टाइप जैसे हम लोग टाइप करते हैं, नॉर्मल चैट करते हैं, उस लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ताकि ईजिली समझ में आए और दिमाग में बैठ जाए, रटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही पढ़ के एग्ज़ाम दिया हुआ था और मेरे 80% आए थे, 80.25 एग्जैक्टली आए हुए थे। ठीक है, एग्ज़ाम सिंपल होता है, नॉर्मल समझेंगे, क्योंकि मोस्टली अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो मोटा मोटी आपको आधा चैप्टर तो आपको ऐसे ही आता है। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्ट है, बस आपको ये पढ़ना है, और ये सब थोड़ा हिस्ट्री वगैरह जिनकी मोस्टली लोगों की तो वीक ही होती है, तो अगर नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इसे पढ़ें तो जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने वैसे ही नोट्स आपको बता रहा हूँ, वैसे ही आप प्रिपेयर करेंगे और वैसे ही पढ़ के एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया हुआ, तो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सेबी एक्ट 1992 है, ये बता रहा है। ठीक है, सेबी का और क्या क्या काम है। ठीक है, सेबी का सबसे पहला काम है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करना। ठीक है, और
सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करना। रेगुलेट करना मतलब हर काम स्मूथली हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ना लगे, सेटलमेंट टाइम पे हो, मतलब बाई सेल में कोई दिक्कतें ना आए, ठीक है, हर चीज़ प्रॉपर वे में हो, ऐसा, ठीक है। दूसरा है ब्रोकर, सब ब्रोकर, मर्चेंट बैंक, जो भी ये सब होते हैं, ये सब का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो और इनका भी रेगुलेशन हो, ठीक है। ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स और मर्चेंट बैंक्स एक्सेट्रा का रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी ब्रोकर बन जा रहा है, कोई भी सब ब्रोकर बन जा रहा है और कोई अपना अपना एक्सचेंज लॉन्च कर दे रहा है, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्रॉपर हर चीज़ का एक प्रॉपर प्रोसीजर है, आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और हर चीज़ रेगुलेटेड की गई है सेबी के द्वारा, ठीक है। तीसरा है जो भी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको प्रमोट करना, ठीक है। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करना, ठीक है। और क्या होगा सेबी का काम, ठीक है। फ्रॉड और अनफेयर कोई भी ट्रेड हो, ठीक है, उसको रोकना, ठीक है, ताकि ज़्यादा फ्रॉड ना हो, अनफेयर ट्रेड ना हो, ऐसा। जैसे हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, उस तरह की चीज़ें रिपीट ना हो। अब स्कैम करने वाले तो कर ही जाते हैं, पर वो स्कैम दोबारा ना हो, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे रूल्स ऐसे नए निकले, सेबी ने बहुत सारे नए तरीके लगाए ताकि फ्रॉड एक्टिविटीज़ कम हो, ठीक है। जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी ऑडिट हो और प्रॉपर इंस्पेक्शन हो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद SCRA जो भी है, जो हमने अभी पढ़ा है, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, उनके जो प्रोविजंस है उनको लागू करना, ठीक है। ये सिंपल 5-6 बातें हैं जो सेबी का काम है, ये सब देखना, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटीज मार्केट है उसको रेगुलेट करना, जितने ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स और मर्चेंट बैंक्स एक्सेट्रा है उनका रजिस्ट्रेशन करना, जो भी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो चीज़ों को स्मूथली मार्केट में करना या फिर फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ को रोकना प्रमोट कर रही है उनको प्रमोट करना, अनफेयर ट्रेड्स को रोकना, मार्केट पार्टिसिपेंट का प्रॉपर इंस्पेक्शन करना, ऑडिट करना, और SCRA यानी सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट को लागू करना प्रॉपर तरीके से, ठीक है। सॉरी, अब बात करते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग रेगुलेशन, ठीक है। ये गिवन बाय, ठीक है, LC गुप्ता कमेटी। LC गुप्ता की एक कमेटी थी जिन्होंने ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग रेगुलेशन को रिकमेंड किया था, ठीक है। गिवन है रिकमेंडेड, ठीक है। इसमें देखते हैं इसमें क्या है। इसमें बताया गया कि सेबी ने 1998 में स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर से डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्टार्ट करने का अप्रूवल दिया था, ठीक है। ये सब पॉइंट है, ये सब ध्यान देंगे। सेबी ने 1998 में स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर से डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने का अप्रूवल दिया था, ठीक है। डेरिवेटिव्स को सिक्योरिटीज डिफाइन किया गया है SCRA में। डेरिवेटिव्स को सिक्योरिटीज कंसिडर किया गया है SCRA में, ठीक है। डेरिवेटिव सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर और सेबी अप्रूव्ड क्लियरिंग कॉरपोरेशन के जरिए ही ट्रेड किए जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है डेरिवेटिव्स सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस पर और
सेबी अप्रूव्ड क्लियरिंग कॉरपोरेशन के ज़रिए ही ट्रेड किए जा सकता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट है ध्यान रखने वाले। ठीक है, सॉरी। सेबी ने 1998 में स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर से डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्टार्ट करने का अप्रूवल दिया था। डेरिवेटिव्स को सिक्योरिटीज़ कंसीडर किया गया SCRA में। SCRA का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ आगे सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, यहाँ SCRA। ठीक है, इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। और तीसरा, डेरिवेटिव सिर्फ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस पर और सेबी अप्रूव्ड क्लियरिंग कॉरपोरेशन के जरिए ही ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं एलिजिबिलिटी एंड कॉम्पाइलेंस नॉर्म्स फॉर डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या कॉम्पाइलेंस नॉर्म्स है डेरिवेटिव मार्केट के लिए। ठीक है, सबसे पहले आता है एक्सचेंज होने की क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, तो एक्सचेंज होने के लिए सबसे पहले मिनिमम 50 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, ये पहली क्राइटेरिया है। उसके बाद सेपरेट गवर्निंग काउंसिल होना चाहिए डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए। ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट 40% रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वो ट्रेडिंग मेंबर्स और क्लियरिंग मेंबर्स होंगे। ठीक है, फिर से बताता हूँ, लिख देता हूँ। सेपरेट गवर्निंग काउंसिल फॉर डेरिवेटिव्स सेगमेंट। ठीक है, जिसमें 40% TM/CM यानी ट्रेडिंग मेंबर्स और क्लियर मेंबर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद सेबी का प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा किसी भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करने से पहले। किसी भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करने से पहले सेबी का अप्रूवल लेना इम्पोर्टेंट है, बिना उसके अप्रूवल के नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रोकर रजिस्ट्रेशन की। ब्रोकर रजिस्ट्रेशन जो होता है उसके बारे में बताता हूँ कि डेरिवेटिव ब्रोकर्स या फिर क्लियरिंग मेंबर्स को सेबी से अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है, क्लियरिंग मेंबर का नेट वर्थ 3 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, और नेट वर्थ मतलब कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस नॉन अलाउेबल एसेट्स। ठीक है, ये 2 क्राइटेरिया होती है। पहला, डेरिवेटिव्स ब्रोकर्स और क्लियरिंग मेंबर्स को सेबी से अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, बी, क्लियरिंग मेंबर का मिनिमम नेटवर्थ 3 करोड़ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिनिमम नेटवर्थ 3 करोड़ होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है याद कर लेने के लिए। ठीक है, नेट वर्थ का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। ठीक है, जो भी कैपिटल है उसमें फ्री रिजर्व को जोड़ दो माइनस नॉन अलाउेबल एसेट्स, या इसको बोल सकते हैं नॉन मूवेबल एसेट्स। ठीक है, ये होता है ब्रोकर रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया। ठीक है, अब मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखते हैं। मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पहले 5 लाख थी, जो कि नवंबर 2024 से 15 से 20 लाख फिक्स कर दी गई है। ठीक है, पहले 5 लाख था, उसके बाद नवंबर
2024 से 15 से 20 लाख फिक्स कर दी गई है। ठीक है। चौथा है मार्जिन एंड एक्सपोजर। ठीक है। तो इनिशियल मार्जिन या फिर एक्सपोजर लिमिट और रिस्क बेस्ड मार्जिनिंग सब सेबी या फिर एक्सचेंज डिसाइड करता है। ठीक है। ठीक है। इनिशियल मार्जिन, ठीक है, रिस्क बेस्ड मार्जिन या एक्सपोजर लिमिट सब सेबी या एक्सचेंज डिसाइड करेगा। ठीक है। पांचवा है क्लाइंट ऑनबोर्डिंग। ठीक है। तो क्लाइंट ऑनबोर्डिंग करने से पहले केवाईसी मैंडेटरी होगा। ठीक है। तो सबसे पहला है केवाईसी, नो योर कस्टमर। फुल फॉर्म आपको कोई पता था? केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। ठीक है। मैंडेटरी है बी में रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट क्लाइंट से साइन लेना ज़रूरी है। ठीक है। RDD रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट पर क्लाइंट के साइन लेना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। छठा है क्वालिफाइड पर्सनल। ठीक है। जो भी अप्रूव्ड यूज़र और सेल्स पर्सन होगा उसको सेबी अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। अप्रूव्ड यूजर्स एंड सेल्स पर्सन को सेबी अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। जो भी सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम होता है वो सब क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर क्वालिफाइड हो पाओगे सेल्स पर्सन या फिर कोई भी अप्रूव्ड यूज़र के लिए। ठीक है। कोलैटरल रिक्वायरमेंट, तो कोलैटरल रिक्वायरमेंट कैश और नॉन कैश में रहती है। ठीक है। तो कैश में क्या हो सकता है? कोई भी बैंक गारंटी, ठीक है, FD, टी बिल या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है। और नॉन कैश में रहेगा अप्रूव्ड डीमेट सिक्योरिटीज। ठीक है। ये दोनों एज अ कोलेट्रल एक्सेप्ट होते हैं। ठीक है। ये कोलेट्रल रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब बात करते हैं स्टॉक ब्रोकर इंस्पेक्शन और डिसिप्लिन की। इंस्पेक्शन और डिसिप्लिन की। ठीक है। तो ब्रोकर्स को सेबी रेगुलेशंस के मुताबिक बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है। एटलीस्ट एक इंस्पेक्शन हर साल मैंडेटरी है। ठीक है। 5 साल तक ट्रेड स्लिप्स, कंफर्मेशन, एक्सरसाइज नोटिस का रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है। ठीक है। अगर कोई ब्रोकर डेरिवेटिव सेगमेंट में डिफ़ॉल्ट करता है तो उसे सभी सेगमेंट्स में डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। ठीक है। ये रूल्स हैं। तो ब्रोकर्स को सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बुक्स मेंटेन करना है और एटलीस्ट एक इंस्पेक्शन हर साल मैंडेटरी है। ठीक है। 5 साल तक ट्रेड स्लिप्स, कंफर्मेशन, एक्सरसाइज नोटिसेस का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। ठीक है। अगर
सॉरी। अगर कोई ब्रोकर डेरिवेटिव सेगमेंट में डिफ़ॉल्ट करता है तो उसे सभी सेगमेंट में डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। ठीक है, ये बेसिक रूल है इंस्पेक्शन और डिसिप्लिन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रोकर्स पर पेनल्टी या सस्पेंशन कब लग सकता है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी अगर सेबी रूल को वॉलेट करेगा तो उस पर पेनल्टी या सस्पेंशन लग सकती है। ठीक है, दूसरा, किसी भी इन्वेस्टर कंप्लेंट को इग्नोर करने या रिजॉल्व ना करने पर पेनल्टी या सस्पेंशन लग सकता है। ठीक है, रिजॉल्व ना करने पर। ठीक है, किसी भी तरह के मार्केट मैनिपुलेशन में शामिल होने पर, मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व पाए जाने पर। ठीक है, फाइनेंशियल जो भी पोजीशन है वीक होने पर। ठीक है, ये सब होने पर एक्सचेंज द्वारा या फिर से भी आपको पेनल्टी या फिर सस्पेंशन दे सकता है। ठीक है, इसमें एक ये भी रहता है कि सेबी की जो फीस रहती है बेसिक, उस पर भी आपको पेनल्टी लग सकता है। ठीक है, और कोई एक्सचेंज आपको सस्पेंड कर दे, इफ एक्सचेंज ही सस्पेंड कर दे तो उस पर भी सेबी पेनल्टी ठोक सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे रेगुलेशन इन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। ठीक है, उसके और रिस्क मैनेजमेंट। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसमें हम ये देखेंगे कि एफ सेगमेंट ज्वाइन करने के लिए मेंबर को या तो कैपिटल मार्केट प्लस एफ सेगमेंट का मेंबरशिप लेना पड़ता है, या कैपिटल मार्केट प्लस होलसेल डेप्ट मार्केट प्लस एफ का सेगमेंट का मेंबरशिप लेना पड़ता है। ठीक है, तो एफ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट ज्वाइन करने के लिए मेंबर्स को या तो ए कैपिटल मार्केट प्लस एफ सेगमेंट का मेंबरशिप लेना पड़ता है, या बी कैपिटल मार्केट प्लस एफ एंड ओ होता है। एफ सेगमेंट प्लस होलसेल डेब्ट मार्केट का मेंबरशिप लेना पड़ता है। ठीक है, या तो ऊपर वाला ले लो या तो नीचे वाला डेब्ट मार्केट के साथ ले लो। ठीक है, एग्जिस्टिंग कैपिटल मार्केट। ठीक है, एग्जिस्टिंग कैपिटल मार्केट में जो सीएम रहते हैं क्लियरिंग मेंबर्स एफ सेगमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और कोई मेंबर सिर्फ सीएम भी बन सकता है, यानी क्लियरिंग मेंबर कोई भी मेंबर सिर्फ क्लियरिंग मेंबर भी बन सकता है बिना ट्रेडिंग राइट्स के। ठीक है, ट्रेडिंग मेंबर्स चाहे तो क्लियरिंग मेंबर्स बन सकते हैं एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी जो भी क्राइटेरिया होते हैं उसको मीट करके। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग क्लियरिंग मेंबर्स हैं
कैपिटल मार्केट में, वो भी FNO सेगमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई मेंबर सिर्फ क्लियरिंग मेंबर भी बन सकता है, उसको लेकिन ट्रेडिंग राइट्स फिर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ क्लियरिंग मेंबर बनना है तो ट्रेडिंग मेंबर्स जो भी हैं वो चाहे तो क्लियरिंग मेंबर्स बन सकते हैं, लेकिन सॉरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब ट्रेडिंग मेंबर क्लियरिंग मेंबर बन सकते हैं पर उसके लिए उसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं मार्जिन एंड कोलैटरल रूल्स। ठीक है, जो भी क्लियरिंग मेंबर्स हैं उनको अपफ्रंट इनिशियल मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन देना पड़ता है। ठीक है, पहला क्लियरिंग मेंबर्स को अपफ्रंट इनिशियल मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन देना पड़ता है। ठीक है, दूसरा है मार्जिन कैश, बैंक गारंटी, FD रिसीट, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में अलाउड है। ठीक है, जितने भी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ है उसी के फॉर्म में अलाउड रहेंगे। ठीक है, मार्जिन जो है वो कैश, बैंक गारंटी, FD रिसीट या कोई भी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में अलाउड है। ठीक है, क्लियरिंग मेंबर हर ट्रेडिंग मेंबर या कस्टोडियल पार्टिसिपेंट के लिए मार्जिन लिमिट फिक्स कर सकता है। ये क्लियरिंग मेंबर को पावर होता है इतना। क्लियरिंग मेंबर हर ट्रेडिंग मेंबर या कस्टोडियल पार्टिसिपेंट्स के लिए मार्जिन लिमिट्स फिक्स कर सकता है। ठीक है, मान लो अगर मार्जिन ऑब्लिगेशन वो पूरी नहीं होती तो क्या होगा। मान लो अगर मार्जिन ऑब्लिगेशन पूरी नहीं होती है तो क्या होगा। पहला, पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, सॉरी, जो भी आपको फैसिलिटीज़ मिली हैं वो सारी सस्पेंड हो सकती हैं। ठीक है, जो भी बैंक गारंटी है वो इन्वोक हो सकती है। और चौथा, जो भी आउटस्टैंडिंग पोजीशन है वो क्लोज किया जा सकता है। ठीक है, वो क्लोज की जा सकती है। ठीक है, ये सब मार्जिन ऑब्लिगेशन पूरी नहीं होती है तो ये सब हो सकता है। ठीक है, अब लिक्विड एसेट्स के रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, क्लियरिंग मेंबर को सफिशिएंट लिक्विड एसेट मेंटेन करना होता है। ठीक है, मिनिमम 50% कैश कंपोनेंट होना चाहिए, बाकी नॉन कैश हो जाएगा। क्लियरिंग मेंबर्स को सफिशिएंट लिक्विड एसेट्स मेंटेन करना पड़ता है। मिनिमम 50% कैश कंपोनेंट होगा और बाकी 50% नॉन कैश हो सकता है। कैश और नॉन कैश में क्या आता है वो ऊपर बताया जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, इधर कैश और नॉन कैश में क्या क्या हो सकता है।
सॉरी मुझे थोड़ी खांसी हो गई हुई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लियरिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो देखते हैं। सबसे पहला टाइम से मार्जिन कलेक्ट करना। ठीक है। दूसरा डेली क्लियरिंग और सेटलमेंट स्मूथली करना, जो भी क्लियरिंग है और सेटलमेंट्स है उसको स्मूथली करना। डेली के क्लियरिंग्स और सेटलमेंट्स स्मूथली करना। ठीक है। तीसरा है हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए लीगल काउंटर पार्टी बनाना। ठीक है। हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए लीगल काउंटर पार्टी। ठीक है, बनाना। ठीक है, ताकि बाई और सेल स्मूथली हो सके। ठीक है। डेरिवेटिव्स और कैश सेगमेंट मॉनिटर करते रहना। ठीक है। डेली सेटलमेंट प्राइस है उसको डिसाइड करना। ठीक है। क्लाइंट का जो भी मार्जिन है उसका रिकॉर्ड रखना। ठीक है। क्लाइंट के मार्जिन को ब्रोकर के ड्यूज के अगेंस्ट यूज ना होने देना। ठीक है। अगर कोई ब्रोकर डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके क्लाइंट के पोजीशंस दूसरे ब्रोकर को ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। ठीक है। अगर कोई भी ब्रोकर डिफ़ॉल्ट पाया जाता है तो उसके क्लाइंट की पोजीशन दूसरे ब्रोकर को ट्रांसफ़र की जा सकती है। ठीक है। ये था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लियरिंग कॉरपोरेशन। ठीक है। अब बात करते हैं कौन से डेटा सेबी को भेजी जाती है। इसके अलावा कौन से डेटा है जो सेबी को भेजा जाता है। ठीक है। जब भी 99% VAR लिमिट वॉयलेट हो। ठीक है। ये सब हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया है VAR क्या होता है। ठीक है, एक बार आप प्रीवियस लेक्चर वीडियो भी देख लेंगे। ब्रोकर मेंबर अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो उसके बारे में बताना पड़ता है सेबी को, और जो भी डेली मार्केट एक्टिविटीज़ हो रही है और मार्केट रिपोर्ट उसका भी डेटा जाता है सेबी को। ठीक है। रिपोर्ट जो डेटा आता है वो भी जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं TGF की, KGF की नहीं, TGF की, ट्रेड गारंटी फंड। ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। सबसे पहले बोनाफाइड ट्रेडर्स का सेटलमेंट गारंटी देना। ठीक है। जितने भी बोनाफाइड ट्रेड हो रहे हैं उसके सेटलमेंट की गारंटी देना। ठीक है, ताकि सेटलमेंट में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। दूसरा, मार्केट पार्टिसिपेंट के बीच ट्रस्ट बिल्ड करना। ठीक है, ट्रेड गारंटी फंड के थ्रू किया जा सकता है ताकि कुछ दिक्कत हो तो उनका फंड उनको प्रॉपर्ली वापस मिल सके। ठीक है। उसके बाद
जो भी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट होता है, ठीक है, मतलब इन्वेस्टर के हित में सोचना, ठीक है। हर एक्टिव मेंबर को टीजीएफ के लिए इनिशियल कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। हर एक्टिव मेंबर को टीजीएफ के लिए इनिशियल कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं डेरिवेटिव्स सेगमेंट मेंबरशिप एलिजिबिलिटी की, ठीक है। नेट वर्थ रिक्वायरमेंट क्या होती है ये देखते हैं पहले। तो पहला, क्लियरिंग मेंबर के पास 3 करोड़ होने चाहिए, ठीक है। सेल्फ क्लियरिंग मेंबर 1 करोड़ होने चाहिए। तीसरा, ट्रेडिंग मेंबर, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और चौथा, ये नेटवर्थ है, ठीक है। क्लियरिंग मेंबर है, हर 6 महीने में ऑडिटर का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, सर्टिफिकेट देना पड़ता है, ये बस क्लियरिंग मेंबर के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, नेटवर्थ रिक्वायरमेंट ये पूछता है। लिक्विड नेटवर्थ की बात करते हैं, तो हर क्लियरिंग मेंबर को मिनिमम 50 लाख की लिक्विड नेटवर्थ मेंटेन करनी पड़ती है एक्सचेंज के पास, ठीक है। अब बात करते हैं सर्टिफिकेशन की, ठीक है। तो सभी मेंबर्स को ये पास करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर नहीं पास किए तो आप मेंबर्स नहीं बन सकते, आप सेल्स पर्सन या फिर क्लियरिंग मेंबर या फिर ट्रेडिंग मेंबर या फिर सेल्फ क्लियरिंग मेंबर आप नहीं बन सकते, ठीक है। हर क्लियरिंग मेंबर को कम से कम 2 अप्रूव्ड यूज़र्स अपॉइंट करने होते हैं जो सर्टिफिकेशन पास कर चुके हैं, ठीक है। सिर्फ अप्रूव्ड यूज़र्स ही डेरिवेटिव्स टर्मिनल ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सर्टिफाइड नहीं हो तो आप टर्मिनल ऑपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग मेंबर या क्लियरिंग मेंबर के डिफ़ॉल्ट पर एसओपी क्या है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। अगर कोई ट्रेडिंग मेंबर या क्लियरिंग मेंबर के डिफ़ॉल्ट होने का कोई सिग्नल मिले तो एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन और जितने भी डिपॉजिटरीज है उनको बोलता है तुरंत एक्शन लेने के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है उसके हिसाब से स्मॉल इन्वेस्टर जिनके पास 25 लाख से कम का बैलेंस होता है को पहले सेटल किया जाता है। जो बड़ी अमाउंट्स वाले इन्वेस्टर है बाकी फंड्स से प्रो रेट बेसिस पर उसको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। अगर कोई भी ट्रेडिंग मेंबर या क्लियरिंग मेंबर डिफ़ॉल्ट होता है तो एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरीज
को तुरंत एक्शन लेने बोला जाता है। ठीक है, एसओपी के हिसाब से छोटे क्लाइंट्स जिनका अकाउंट वैल्यू 25 लाख से कम है उनको पहले सेटल किया जाएगा और उससे ज़्यादा वालों को उसके बाद सेटल किया जाएगा प्रोरेट बेसिस पर। ठीक है, ये था कि कोई भी ट्रेडिंग मेंबर या क्लियरिंग मेंबर अगर डिफ़ॉल्ट पाया जाता है तो अब मान लो स्टॉक एक्सचेंज है, आउटेज हो गया, तो क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। ठीक है, तो अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ट्रेडिंग रुक जाए तो एक्सचेंज को सेबी को तुरंत इन्फॉर्म करना पड़ता है, मार्केट पार्टिसिपेंट को विदिन 15 मिनट में इन्फॉर्म करना पड़ता है, बाकी एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जिस पे टेक्निकल प्रॉब्लम है वहाँ रोकी जाएगी, बाकी एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग कंटिन्यू रहेगी। एक्सचेंज को अपने सिस्टम को जल्दी से रिस्टोर करना पड़ता है या डिज़ास्टर रिकवरी साइट एक्टिवेट करनी होती है। ट्रेडिंग रिज्यूम होने से 15 मिनट पहले पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म करना होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ट्रेडिंग रुक जाए तो एक्सचेंज को सेबी को तुरंत इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, सबसे पहला। दूसरा है मार्केट पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं विदिन 15 मिनट में इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, बाकी एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, एक्सचेंजेस को अपने सिस्टम को जल्दी से रिस्टोर करना होता है और रिस्टोर ना कर पाने पर डिज़ास्टर रिकवरी साइट एक्टिवेट करनी पड़ती है। ठीक है, ये सब के बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। ट्रेडिंग रिज्यूम करने से 15 मिनट पहले पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, ये सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है अगर आउटेज आ जाता है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में तब। लास्ट टॉपिक, ट्रेडिंग आवर एक्सटेंशन रूल क्या होता है। ठीक है, तो पहला है अगर ट्रेडिंग नॉर्मल क्लोज होने से 1 घंटे पहले तक रिज्यूम हो जाए तो कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। ठीक है, अगर ट्रेडिंग नॉर्मल क्लोज से 1 घंटे पहले तक भी रिज्यूम नहीं होती है तो सभी स्टॉक एक्सचेंजेस ट्रेडिंग को 1.5 घंटे एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, अगर ट्रेडिंग लास्ट आवर में क्लोजिंग से 15 मिनट पहले तक अगर होता है तो 1.5 घंटे का एक्सटेंशन मिलेगा। ठीक है, अगर ट्रेडिंग नॉर्मल क्लोजिंग होने से 1 घंटे पहले तक रिज्यूम हो जाए तो नो एक्सटेंशन। ठीक है, अगर तब तक रिज्यूम ना हो पाए तो सभी एक्सचेंज 1.5 घंटे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है,
ये रूल होता है, एक्सटेंशन रूल होता है। ठीक है, सिंपल है। तो ये चैप्टर 8 यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर ना समझ में आया तो आप डाउट्स में पूछ सकते हो। मैंने एक क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में डाउट पूछ सकते हो। चलिए ठीक है, थैंक यू।